तो जानती है रमा, मेरा रवि अमेरिका में पढ़ रहा है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब तो बस मुझे उसकी शादी की चिंता सता रही है। बस एक सुंदर सुशील बहू मिल जाए। नंदा, क्या हो अगर रवि तेरे लिए विलायती बहू लाया तो? ना ना, मेरा रवि ऐसा नहीं है। मुझे पता है वो मेरी हर बात मानेगा और शादी भी मेरी पसंद से ही करेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रवि तो प्रभु राम का अवतार है ना आखिरकार। तू मेरे बेटे से जलती है। अच्छा, तू मुझे पनीर के कोफ्ते की रेसिपी बताने वाली थी ना? नंदा अक्सर अपने बेटे की बात करती और रमा उसे सताया करती थी, लेकिन किसे पता था कि रमा की बात सच हो जाएगी। 6 महीने बाद जब रवि घर आया तो उसके साथ एक फिरंग थी। हाँ, ये कौन है? माँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरे साथ ही पढ़ती थी। हम लोग को एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने शादी करने का डिसीजन लिया है, इसीलिए मुझे यहाँ ले आया हूँ। अब सूजी, मॉम डैड के पैर छुओ। सूजी ने झुककर नंदा और विनोद के पैर छुए। तूने शादी करने का डिसीजन ऐसे कैसे ले लिया? कम से कम हमें पूछ तो लेता। मैं अब से तेरे लिए लड़कियां देख रही हूँ। 3-4 तो मैंने शॉर्टलिस्ट भी कर ली थी। माँ, आई नो आपको मेरी शादी की चिंता है, बट मैं तो सूजी से प्यार करता हूँ। प्यार व्यार ठीक है, लेकिन क्या ये फिरंग मेरी बहू बन पाएगी? क्यों नहीं? वैसे भी 6 महीने के बाद मुझे अमेरिका में नौकरी मिलने वाली है, तो हम वापस अमेरिका शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक इसे हमारे रीति रिवाज सिखा देना। ये सुनकर नंदा ने अपना माथा पकड़ लिया। जब वो लोग घर पहुँचे, Why did we touch the feet of the elders, Ravi? Because it's a way of showing respect. इसी तो ये भी नहीं पता कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, और तू चाहता है कि मैं इसी देसी रंग में ढालूं? मॉम, आप मेरी मॉम हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मुझे यकीन है आप इसे भी देसी जरूर बना दोगे। हाँ, नंदा ने अपनी अमेरिकन बहू की ट्रेनिंग शुरू की। एल्डर्स मतलब बड़े लोगों को झुककर नमस्कार करते हैं, ऐसे। You mean touching the feet? यस यस, ठीक है ठीक है। नंदा सूजी को रोटी बनाना सिखाने लगी। आटा, फ्लावर, इसे ऐसे रोल करके प्रेस करते हैं, लाइक दिस। यस यस, और फिर रोलिंग पिन से बेलते हैं, लाइक दिस। सूजी ने जब रोटी बेली तो उसने पता नहीं किस देश का नक्शा बना दिया। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो। अगले दिन नंदा ने सूजी को दाल सब्जी बनाना सिखाया। सूजी हर मसाला चक्कर डालने लगी। अब सूजी जल्दी सीखने लगी थी। कुछ दिनों बाद, नंदा, अरे ओ नंदा! क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे नई मुसीबत है। मेरे परिवार वाले कल अपनी फिरंग बहू को देखने आ रहे हैं और साथ में माँ भी है। क्या करना है? आने दीजिए। पर क्या सूजी उनके सामने बहू की तरह बिहेव करेगी? आप देखते जाइए। अगले दिन नंदा ने सूजी को साड़ी दी। ये पहनना है तुम्हें। बट कैसे? हाउ? नंदा ने सूजी को साड़ी पहनाई। सूजी को साड़ी बहुत पसंद आई। वाओ, how look amazing! बहुत अच्छी है साड़ी। नंदा ने अपनी फिरंग बहू की नजरदारी। दावत में जहाँ विनोद के घर वाले आए थे, वहाँ विनोद की माँ भी थी। सूजी साड़ी पहन के वहाँ आई। सारे परिवार वालों ने तालियां बजाई। सूजी ने सबसे पहले रवि की दादी माँ के पैर छुए। मुझे आशीर्वाद दीजिए, सदा सुखी रहो। दादी ने सूजी की बलाएं उतारी। फिर सूजी ने एक एक करके सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए। सभी लोग बहुत खुश थे। तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, लेकिन तेरी बात सच हुई, मेरी बहू फिरंग है। फिरंग नहीं, देसी फिरंग। इस सुंदर लड़की का नाम माया है। माया को सजना संवरना बहुत पसंद है। माया जब शहर में पढ़ती थी तब उसने एक ब्यूटी पार्लर से ब्यूटिशियन का कोर्स किया था। अरे वाह माया, तुझे तो मेकअप का सब कुछ आता है। क्यों नहीं आता? मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया है। अरे वाह! और तुझे पता है, मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर डालूं। अच्छा है, तो कब डाल रही है ब्यूटी पार्लर? शादी के बाद। तुझे तो पापा का पता है, वो पैसे ही नहीं देंगे। उनको तो ऐसा लगता है कि शादी ही सब कुछ है। वो कहते हैं ब्यूटी पार्लर डालकर क्या मुझे लड़की की कमाई खानी है?
कुछ दिनों बाद माया को देखने मनोज और उसका परिवार आया। ये मेरी बेटी है माया, बीए किया हुआ है। ये मेरा भतीजा मनोज है, पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी भी है। अरे वाह, सरकारी नौकरी है, और क्या चाहिए? सबका मुंह मीठा करवाइए। माया के पिताजी को सरकारी नौकरी वाला दामाद की ही खोज थी और मनोज को तो माया पहली नजर में ही पसंद आ गई। ये थी ही इतनी सुंदर। और 1 साल बाद माया की शादी मत से हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही माया ने मनोज को अपना सपना बताया। मेरा सपना है कि मैं एक ब्यूटी पार्लर खोलूं। बहुत अच्छे, जरूर देंगे। क्योंकि माया अक्सर ब्यूटी पार्लर की बात करती, इसलिए मनोज उब चुका था। ब्यूटी पार्लर। हाँ हाँ, एक दिन माया भड़क गई। कितनी बार आप बोलूं कि मुझे ब्यूटी पार्लर खोलना है। तुम्हें तो मेरी आर्थिक स्थिति पता है ना, ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? माया सोचने लगी, ये है ना मेरे कंगन, ये क्यों काम आएंगे? लेकिन ये तो तुम्हारे पापा ने दिया है। तो क्या हुआ? अगर समय पर मेरे काम नहीं आए तो इनके लिए क्या? आप इसे बेच कर आइए, फिर मैं ब्यूटी पार्लर खोल लूंगी। ठीक है। मनोज बाजार गया और उसने वो कंगन बेच दिए और सारे के सारे पैसे माया के हाथ में रख दिए। माया पैसे देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन माया ने बाजार से सारा सामान खरीद लिया और कुछ ही दिनों में माया ने घर में ही ब्यूटी पार्लर खोल दिया। गांव की सभी औरतें माया की ब्यूटी पार्लर में आया करती थी। माया बहुत खुश थी क्योंकि उसका ब्यूटी पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी आमदनी भी बहुत अच्छी थी। महीने के अंत में मनोज हिसाब किताब करने बैठ गया। इस महीने तुमने 20,000 रुपए का मुनाफा कमाया है। मैं ना कहती थी। हाँ, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही हम अमीर बन जाएंगे। माया ने अपना ब्यूटी पार्लर का काम जारी रखा। 1 साल बाद उसने एक दुकान खरीदी और उसने अपना ब्यूटी पार्लर खोला। देखते ही देखते माया का घर भी बड़ा होता था। इस तरह माया ने ब्यूटी पार्लर चलाकर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया बल्कि अपने पति की आर्थिक मदद भी की और उनका परिवार पहले से ज्यादा खुशहाल हो गया। सीमा की शादी के वक्त उसके भाई ने उसे उपहार में एक फोन दिया था। फोन पाकर सीमा बहुत खुश थी। पहले तो वो कभी कभी घर पर अपने माता पिता और भाई से बात करती थी। हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखिए। लेकिन कुछ दिनों बाद सीमा फोन के कैमरा से खुद ही अपनी फोटो यानी सेल्फी ले लगी। खुद की तरह तरह की फोटो लेने में उसे बड़ा मजा आने लगा। ये फोटो यहाँ बैठकर लेती हूँ। वाह, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। एक फोटो कमरे में भी। फोटो लेते वक्त सीमा का सारा ध्यान फोन के कैमरा में ही था। नीचे पड़े साबुन पर उसकी नजर नहीं गई और वो फिसल गई। मैं तो भीग गई। कपड़े बदल कर फिर फोटो लेती हूँ। सीमा को अब सेल्फी लेने का चस्का लग गया। सीमा घर का सारा काम छोड़कर सिर्फ सेल्फी लेने में ही लगी रहती थी। अरे बहू, ये रसोई में क्या जल रहा है? अरे सारी दाल जल गई, लेकिन बहू कहाँ है? सीमा तो बस फोटो और सेल्फी लेने में ही इतनी व्यस्त रहती कि अब तो वो लापरवाह भी हो गई थी। सीमा, मेरा कुर्ता कहाँ है? वो तो मैंने धोने के लिए गलाया था, लेकिन उसे धोकर सुखाना ही भूल गई। सीमा की सास और उसका पति सीमा की सेल्फी लेने की बुरी लत से बहुत परेशान हो गए। अगर बहू इसी तरह सारा दिन सिर्फ खुद की तस्वीरें ही लेती रहेगी तो गृहस्थी के काम पर ध्यान कब देगी? मैं सीमा को समझाऊंगा माँ। सीमा के पति ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सीमा की आदत नहीं बदली। घर में तो मैंने हर जगह सबके साथ अपनी तस्वीर ले ली, अब क्या करूं?
क्यों ना मैं किसी पालतू जानवर जैसे बिल्ली या कुत्ते के साथ फोटो खींच ले। सीमा बाहर गई और एक आवारा कुत्ते के साथ तस्वीर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही वो कुत्ते के साथ सेल्फी लेने के लिए झुकी तो कुत्ते ने उसे काट लिया। हे भगवान, बचाओ, मुझे इस कुत्ते से बचाओ। फोटो लेना तो दूर, सीमा अपना फोन भी वहीं छोड़कर भाग गई। सीमा की सेल्फी लेने की लत ने उसे ही मुसीबत में डाल दिया। कुत्ते के काटने पर उसे इंजेक्शन लगवाने पड़े और उसका फोन भी गिरकर टूट गया। अरुण की शादी दीपा से हुई थी। दीपा बहुत खूबसूरत थी। शादी के 4 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। जब छोटे भाई अरविंद की शादी हुई तो खुश रहो बेटी, अब जल्दी ही हमारे घर में खुशखबरी सुनाना। माला का रंग बहुत काला था, जबकि उसकी जेठानी दीपा बहुत गोरी थी। दीपा बहुत ही घमंडी और लक्षणी भी थी, घर का कोई काम नहीं करती। माला बहुत ही सीधी साधी थी। दीपा ने माला के आते ही घर के सारी काम जिम्मेदारी उस पर ही डाल दी। कुछ दिनों बाद एक बार दीपा की बहन श्रीजा जब उनके घर आई तो दीपा, तेरी देवरानी इतनी काली है, तुम लोगों ने शादी से पहले देखा नहीं था क्या? अरविंद की लव मैरिज हुई है, हम क्या कर सकते थे, उनकी पसंद है। दोनों बहनें ठठा कर हंस पड़ी। माला ने उनकी बात सुन ली थी, वो उदास हो गई। एक दिन जब माला बाजार से सब्जी लेकर घर आ रही थी तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक औरत जमीन पर गिरी हुई थी और उसने उसके झोले में से सामान इधर उधर बिखर गया था। उसने उसके झोले में सारा सामान रखकर उसे थमा दिया, उसको उठकर पानी पिलाया। उसके घुटनों पर चोट लग गई थी। उसने तुरंत अपने रुमाल से उस घाव साफ कर दिया और अपने दुपट्टे का एक टुकड़ा फाड़ कर उस पर बांध दिया। आपको कहाँ जाना है? मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या तुम्हें पता है कि रामफल कहाँ है? चलिए मैं आपको वहाँ छोड़ देती हूँ, मैं भी उधर ही जा रही हूँ। माला ने एक रिक्शा रोका और उसको सहारा देकर बिठा दिया। जब रिक्शा रामफल चौक पहुंचा तो वो उतर गई और उसने माला को अपनी झोले में से एक पैकेट निकाल कर दिया। बेटी, ये जादुई क्रीम है, तुम्हारे बहुत काम आएगी। धन्यवाद काकी। माला ने क्रीम ले ली और वो औरत वहाँ से चली गई। माला ने घर आकर वो क्रीम खोलकर अपने चेहरे पर लगा लिया। जब दूसरे दिन वो सुबह उठी तो उसने अपना चेहरा आईने में देखा और वो हैरान हो गई। ये देखिए, मैं तो दीपा भाभी की तरह गोरी हो गई हूँ। अरविंद ने देखा तो वो उसे आश्चर्यचकित होकर देखता ही रह गया। ये कैसे हुआ? तब उसने अरविंद को सारी बात बताई। माला रोज रात को वो क्रीम लगाकर सोती। उसकी शादी को लगभग 1 साल हो गए थे। उसकी तो दुनिया ही बदल गई। वो माँ बने वाली थी। जब घर में सबको इस बात का पता चला तो सब बहुत खुश हुए। दीपा जल भूनकर राख हो गई थी। एक बार उसकी जेठानी की बहन श्रीजा फिर आई। उसको देखते ही, दीपा, ये प्लास्टिक सर्जरी करा के आई है क्या? अरे नहीं, पता नहीं कैसे ये इतनी गोरी हो गई और अब तो माँ बनने वाली। घर में उसकी इज्जत बढ़ गई है, जैसे मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। माला का खोया हुआ आत्मविश्वास लौट आया था। दीपा को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक दिन माला को क्रीम लगाते हुए देख लिया। एक दिन जब माला किसी काम से बाहर गई थी, दीपा सीधा उस कमरे में गई और उसका क्रीम का डब्बा उठाकर अपने कमरे में लेकर आ गई। उसने उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही डब्बा उसके टेबल पर रख दिया। दीपा जब सोने गई तो रात में क्रीम अपने चेहरे पर लगा लिया। सुबह उठी तो उसके पूरे चेहरे पर लाल लाल दाने निकल गए थे। वो रोती हुई सास के पास आई। ये क्या हुआ? दीपा ने उनको सारी बात बताई। दीपा, जलन की भी कोई सीमा होती है। माला बेचारी पहली बार थोड़ी सी खुश हुई थी, पर तुमसे तो उसकी खुशी देखी ही नहीं गई। माँ जी, जब से उसने ये क्रीम लगानी शुरू की है, हर जगह उसी को सब पूछते हैं। मैं तो किसी को दिखाई भी नहीं पड़ती। रंग तो मेरा भी गोरा ही था ना। माला पीछे खड़ी सब सुन रही थी। जब मैं इस घर में आई हूँ तब से अपने काली होने का दंश झेल रही हूँ। आप मेरी जेठानी है, बजाय इसके कि आप मेरा पक्ष लेती, अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाती हैं। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, काले को काला ही कहेंगे, इसमें बिसुरने की क्या बात है। बहरहाल जादुई क्रीम उसी के लिए है जिसको मिली है। मेरी क्रीम मुझे वापस कर दीजिए। दीपा ने उसकी क्रीम चुपचाप उसे वापस दे दी।
दीप ने अपना क्रीम वाला डब्बा रख लिया और उसका रखा हुआ डब्बा उसे वापस कर दिया। दीपा दिन रात अपने कमरे ही पड़ी रहती। डॉक्टर को भी दिखाया पर उसके चेहरे का रंग काला पड़ता जा रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन दीपा रोती हुई माला के पास आई। माला, मुझे माफ कर दो, मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही होगी जब सब तुम्हारा मजाक उड़ाते रहे होंगे। उसका ये हाल देखकर माला बहुत दुखी हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी सिवाय सांत्वना देने के। दीपा बिल्कुल बदल गई थी। उसके साथ मिलकर घर का सारा काम भी करती और उसका ध्यान भी रखती। एक दिन जब माला सब्जी लेकर घर लौट रही थी तो अचानक वही औरत उसे फिर से दिखाई पड़ी। वो झट से उसके पास पहुंच गई और उसने उसके पैर छूकर कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। चलिए आज आप मेरे घर चलिए, मैं आपको अपने हाथों से बना खाना खिलाना चाहती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो माला, इसीलिए जादुई क्रीम ने तुम्हारी मदद की। आपने जेठानी दीपा को पहले जैसा कर दीजिए। उसको अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। वो बहुत पछता रही है और हो सके तो उन्हें भी एक संतान दे दीजिए। तब उसने अपने झोले से निकालकर एक क्रीम का डब्बा दिया। उससे कह देना अगर वो अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ेगी तो इस क्रीम का कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, तुम 5 गरीब औरतों को खाना खिला देना, समझ लेना मैंने खा लिया। ये कहकर वो तुरंत वहाँ अंतर्ध्यान हो गई। जब माला घर आई तो उसने दीपा को वो क्रीम देते हुए कहा, भाभी आपको अपने आप को बदलना होगा, तभी ये क्रीम अपना जादू दिखा पाएगी। आपका चेहरा पहले जैसा हो जाएगा और आपको संतान सुख भी प्राप्त होगा। माला, मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल लूंगी। बस एक बार मेरा चेहरा पहले जैसा हो जाए और मेरी गोद भर जाए। 6 दिनों बाद दोनों देवरानी जेठानी ने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। अब दोनों बहुत प्रेम से रहने लगी। एक दिन, छोटी बहू, तुम्हारी क्रीम तो वाकई जादुई है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। दोनों बहनें मुस्कुराकर अपने बच्चों को प्यार से दादी की गोद में डालकर अपने काम में व्यस्त हो गईं। जूनागढ़ के नंदीपुर गांव में एक सेठ रहा करते थे, जिनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 जुड़वा बेटियां थीं, माया और छाया। वैसे वो दोनों बेटियां जुड़वा थीं, लेकिन उन दोनों का सबसे बड़ा भेद था उनका रंग। माया दूध के समान गोरी थी और छाया कोयले के समान काली। सेठ जी और उनकी पत्नी को कभी समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटी को एक समान ही माना। दोनों की परवरिश में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वक्त के साथ उनकी 4 बेटियां बड़ी हुईं और अब वो दोनों बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थी। माया को रूप रंग सवारी का शौक था, लेकिन छाया को जानवरों की देखभाल करने का शौक था। छाया के पास एक पालतू चिड़िया थी, मिनी, और एक पालतू कुत्ता भी था, कुत्तू। एक दिन लाला जी के मन में अपनी दोनों बेटियों की शादी का ख्याल आया, तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटियों की शादी उनके मनपसंद लड़कों से ही करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस वर्ष उनकी बेटियों के जन्मदिन पर एक दावत का आयोजन किया और जन्मदिन की दावत में सेठ जी ने गांव के सभी कुंवारे लड़कों और उनके परिवार वालों को भी बुलाया था। सभी लोगों ने माया और छाया को शुभकामनाएं दी, लेकिन सभी का ध्यान सिर्फ माया की ओर था। किसी ने भी छाया की ओर देखा तक नहीं। दावत खत्म हो जाने के बाद छाया अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई भी मेरी ओर देखता भी नहीं। क्या मेरा रंग काला है? ये मेरी गलती है। और तभी छाया का पालतू कुत्ता उसके पास आया। छाया उसे पकड़कर रोने लगी, लेकिन तभी
उसके दोनों पालतू जानवर उसके कपड़ों को खींचने लगे, मानो जैसे वो छाया को कहीं ले जाना चाहते थे। छाया अपने पुट्टू और मिनी के साथ चल पड़ी। पुट्टू और मिनी छाया को जंगल के रास्ते पर ले गए। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या है? एक जादुई दरवाजा? छाया अकेले उस दरवाजे के भीतर गई। जादुई दरवाजे की जादुई दुनिया में घुसते ही छाया, तुम्हारा जादुई दुनिया में स्वागत है। आशा है तुम्हें अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। छाया आगे बढ़ी और इस जादुई दुनिया में उसे एक हिरन दिखा जो एक जाल में फंसा था। अरे ये क्या? तुम तो फंस गए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। छाया ने हिरन को आजाद किया। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ? तुम बोल सकते हो? हाँ, अब तुम आगे बढ़ो। वो हिरन वहाँ से गायब हो गया और छाया आगे बढ़ने लगी। आगे छाया को एक हंस था जिसकी चोंच पर रस्सी लिपटी हुई थी और वो फड़फड़ा रहा था। छाया उसके पास गई और उसने वो रस्सी खोल दी। धन्यवाद छाया, अब तुम आगे बढ़ो। छाया और आगे बढ़ी और वहाँ उसे एक सूखा पेड़ दिखा। अरे रे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है। मुझे इसके लिए पानी लाना चाहिए। छाया पानी की खोज में आगे बढ़ती रही और आगे उसे नदी दिखी और नदी के तट पर एक घड़ा भी था। छाया ने घड़े में नदी का पानी भर लिया और वो उस सूखे पेड़ के पास पहुंची। उसने सूखे पेड़ में पानी डाला और वो जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। छाया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सभी की मदद की। तुम्हारी ये दया भावना देखकर मैं खुश हुआ और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। अब जिस नल से तुमने पानी लाया था, तुम वहाँ वापस जाओ और एक डुबकी लगाओ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। छाया नदी तक पहुँची और उसे डुबकी लगाई, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकली तो अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक गई। अरे ये क्या? क्या ये मैं हूँ? लेकिन मेरा रंग ये गोरा कैसे होगा? और तभी आकाशवाणी छाया, तुम सफल हुई। तुमने जिन जादुई जीवों की मदद की, उन जादुई जीवों ने तुम्हें उपहार स्वरूप ये गोरा रंग दिया जो बिल्कुल तुम्हारे हृदय जैसा उज्जवल है। तुम्हारा ये दयालु स्वभाव ही तुम्हारी असली सुंदरता है। और फिर जादू हुआ और छाया वापस मिली और कुत्ते के पास पहुंच गई। बदली हुई छाया को देख दोनों छाया के आसपास खुशी से घूमने लगे। छाया गांव की ओर लौटने लगी और सभी गांव वाले छाया का उज्जवल रंग देख दंग रह गए। सेठ जी ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और छाया की माँ ने छाया की बलाएं उतारी। अब छाया और उसके माता पिता बहुत खुश थे और कुछ दिन बाद नंदीपुर के राजा खुद छाया के लिए शादी का प्रस्ताव लाए और छाया की शादी राजा जी से हो गई और वो हमेशा खुश रहे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि सुंदरता रंग रूप में नहीं बल्कि मन से होती है। मेघा बचपन से ही बहुत संवेदनशील, भावुक और दयालु थी। कमला, क्या हुआ? सारे लोग खाना खा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं खा रही हो? मेरे घर कल अनाज और सब्जी खत्म हो गई थी। आज शाम को जब पापा काम से लौटेंगे तभी खाना बनेगा। ये लो, तुम मेरा टिफिन खा लो, मुझे भूख नहीं है। मेघा जब बड़ी हो गई और उसकी शादी हो गई तो भी उसका स्वभाव नहीं बदला।
वो अपने ससुराल के आसपास में रहने वाले लोगों की खूब मदद करती। एक दिन जब मेघा की सास और ननद बाजार गए हुए थे तो मेघा के घर एक औरत आई। नई बहू, पहचानती हो हमें या नहीं? तुम्हारे घर के पीछे जो छप्पर पड़ा है उसी में रहती हूँ। मैं तुम्हारी और रमन की बुआ लगती हूँ। हाँ बुआ, मैं आपको पहचानती हूँ, सड़क पर अक्सर आपको आते जाते देखा है। बेटी, मेरे घर आटा खत्म हो गया है। मैं तो 1-2 दिन भूखे पेट भी काम चला ली, लेकिन घर पर मेहमान आ गए हैं। क्या तुम कुछ किलो आटा दे दोगी? बुआ जी, अपना ही घर समझिए, जितना आटा चाहती है ले जाइए, चाहे तो सब्जी भी ले जाइए। जुग जुग जियो बेटी, सदा सुहागन रहो। मेघा की सास मालती और ननद उमा जब बाजार से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि पीपे में बहुत कम आटा बचा है और फ्रिज की सारी सब्जी भी गायब है। बहू, आटा और सब्जी इतने कम कैसे हो गए? तू खा गई क्या? नहीं माँ जी, हमारे घर के पीछे रहने वाली गंगा भी आई थी, उनके घर आटा और सब्जी खत्म हो गए थे तो यहाँ से ले गई। ज्यादा परोपकारी ना बनो। तुम्हारे पति की छोटी सी प्राइवेट नौकरी है, उसी से हमारे पूरे घर का खर्चा चलता है। कोई खेत बेत तो है नहीं हमारे पास जो तुम आटा और सब्जी लोगों को बांट रही हो। आगे से कोई भी आए, पड़ोसी हो या भिखारी, किसी को कुछ मत देना। मालती हर साल अक्षय तृतीया वाले दिन कोई न कोई सोने का सामान जरूर खरीदती थी। इस बार उसने सोचा कि अपनी बेटी के साथ साथ बहू को कुछ दिला दे। बहू, आज अक्षय तृतीया है, मैं उमा के लिए झुमके दिलाऊंगी, तेरे लिए एक सोने का हार। मेघा जब अपनी सास और ननद के साथ मार्केट से लौट रही थी, उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ गई जो बहुत दयनीय हालत में था। भिखारी लोगों से खाना और इलाज के लिए पैसे मांग रहा था। अपनी सास के सामने तो मेघा की हिम्मत नहीं हुई कि वो भिखारी के पास चली जाए, पर उस रात मेघा को नींद नहीं आ पाई। उसे बार बार उस भिखारी की याद आती और उसकी आंखें करुणा के आंसुओं से भर जाती। आखिर सवेरा होने के कुछ देर पहले मेघा उठी और जाकर अपना सोने का हार उस भिखारी को दे आई। लो, इसे लेकर बेच देना, अपना इलाज कराना और भर पेट खाना भी खाना। कुछ दिनों बाद करवा चौथ का त्योहार आया। मेघा का पति उस समय घर पर नहीं था। बहू, आज तूने हार क्यों नहीं पहना? साल में कुछ ही तो ऐसे अवसर आते हैं जब सोने चांदी की चीजों को पहनने का मौका मिलता है। माँ जी, वो घर पर नहीं है, मेरा हार वगैरह पहनने का मन नहीं कर रहा। अरे, तू अपने पति की ऑनलाइन पूजा तो कर ही रही है ना? जाकर हार पहन कर आ, हम लोग साथ में एक सेल्फी भी तो लेंगे। माँ जी, वो क्या? मैंने वो हार एक भिखारी को दिया। नास पीटी, क्या तू पगला गई है? मैं तो जैसी पागल वो अपने घर में नहीं रहने दूंगी। घर से बाहर निकल। जब तू भूखी प्यासी बाहर भटकेगी तब तुझे पैसों का महत्व समझ में आएगा। मेघा की सास ने रात में ही मेघा को घर से निकाल दिया। उसने मेघा को उसका फोन भी नहीं दिया। मेघा रात में सड़कों पर भटकने लगी। उसी रास्ते में एक छोटी लड़की मिली। वो मेघा से खाना मांगने लगी। मेम साहब, 3 दिनों से भूखी हूँ, कुछ पैसे दे दो। मेम साहब, भगवान आपका भला करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मेघा ने देखा कि उसकी आंखों से गर्म गर्म सोना निकलकर धरती पर गिर रहा है। अरे, ये क्या मेरी आंखों से सोने के आंसू निकल रहे हैं? मेघा ने अपनी आंखों से निकला सोना अपनी हथेली पर इकट्ठा किया और भिखारन लड़की को दे दिया। लो, इसे बेच देना, तुम्हें काफी पैसे मिल जाएंगे। मेघा जब शहर में आगे बढ़ी तो उसे सड़कों पर गरीब लोग दिखाई दिए जो ठंड में ठिठुर रहे थे। भाग मेघा के दिल में उन लोगों को देखकर बहुत करुणा पैदा हुई और उसकी आंखों से सोने के आंसू झरने लगे। मेघा ने सारा सोना उन गरीब लोगों में बांट दिया। सुबह होते होते मेघा शहर के एक प्रसिद्ध मंदिर पहुंच गई और मंदिर के सामने बैठे भिखारियों को अपनी आंखों से निकला सोना बांटने लगी। मेघा की सास मालती की सहेली नंदिनी उस मंदिर पर पूजा करने आई हुई थी। उसने मेघा को अपनी आंखों से सोना निकालकर भिखारियों को बांटते हुए देख लिया। नंदिनी तुरंत मालती के पास पहुंची और बोली, मालती, क्या तुम खुद को गरीब कहती हो?
तुम्हारी बहू मंदिर पर भिखारियों को सोना बांट रही है। उसकी आंख से सोने के आंसू निकल रहे हैं। मेघा की सास और ननद को जब पता लगा कि मेघा की आंखों से सोने के आंसू निकलते हैं तो वे तुरंत मंदिर पर पहुंचे और बहुत प्यार से मेघा को घर ले आए। माफ करना बहू, हमें नहीं पता था कि तुम्हारी आंखें सोने के आंसू रोती है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। अब जल्दी से रोना शुरू करो और ढेर सारा सोना दे दो। माँ जी, मैं आपके कहने से या अपने चाहने से नहीं रो सकती। किसी गरीब और बेसहारा को देखकर जब मेरे मन में करुणा उमड़ती है तभी मैं रोती हूँ। क्या बकवास कर रही हो? मैं तुझे अभी रुलाकर रहूंगी। मालती ने आग जलाई और फिर अपनी बेटी से बोली, उमा, मेघा के पैर पकड़, मैं हाथ पकड़ती हूँ। हम इसे आग के ऊपर रखेंगे तब इसे रोना आएगा ही। सास और ननद ने मिलकर मेघा को आग के ऊपर लटका दिया। मेघा बुरी तरह चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। पगली, चिल्ला क्यों रही है? रोना शुरू कर। तभी मेघा का पति घर पर आया। उसने तुरंत मेघा को आग के ऊपर से हटाया। मम्मी, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या कर रही हो? क्या तुम मेरी पत्नी को जलाकर मार ही डालोगी? तेरी पत्नी सोने के आंसू रोती है। जब ये रोएगी तभी तो हम अमीर बनेंगे। ये रो क्यों नहीं रही है? मैं पड़ोसियों से सब कुछ सुनकर रहा हूँ। मेघा के सोने के आंसू ईश्वर का वरदान या चमत्कार है जो करुणा से पैदा होते हैं। हम उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते। मेघा ने अपने आंसुओं का अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करती रही। विद्या और मनोज की शादी की सालगिरह थी। उनके शादी को 1 साल हो गए। आज के दिन तो कुछ अच्छा बना लेती। ये क्या फीका और बेस्वाद खाना परोसा है? इससे अच्छा तो मैं किसी होटल के खाना खा लेता। मैंने बहुत कोशिश की है आज अच्छा खाना बनाने की। कोशिश ही करती रहोगी, अभी बनाओगी भी अच्छा खाना। जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। छोड़ो तुम विद्या, मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। ऐसा मत कहिए प्लीज। दूसरी सुबह मनोज ऑफिस के लिए तैयार होते हुए विद्या को कहता है, आज टिफिन मत बनाना तुम। वैसे भी डस्टबिन में फेंक देता हूँ मैं तुम्हारा टिफिन। और आज तो प्रियंका और मैं बाहर जा रहे हैं खाना खाने। विद्या उदास होकर बैठी है कि सास आकर उससे बात करती है, माँ जी, मैं सच में कोशिश करती हूँ अच्छा खाना बनाने की, पर मनोज कभी भी मेरे खाने से खुश नहीं होता। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बहू। उसे क्या मालूम एक औरत को कितना सारा काम होता है। उसे तो लगता है औरत बस सुबह से शाम तक अच्छा खाना ही बनाती रहे। विद्या और उसकी सास खाना बनाने में लग जाते हैं। मनोज उस दिन ऑफिस से वापस नहीं आया। विद्या और उसकी सास मनोज का इंतजार करते हुए ही सो गए। मनोज दूसरी रात को आया। बेटा, ऐसे बिना बताए तू कहाँ चला गया था? प्रियंका के साथ था। हमने डिनर बाहर ही कर लिया, इसलिए मैं लेट हो गया। और मैं घर आऊं भी तो क्यों, खाना तो मैंने उसके साथ ही खाया था। मनोज कमरे में जाकर सो गया। विद्या किचन में बैठी रो रही है और उसकी सास भी आंखों में आंसू लेकर उसके पास आती है। बहू, मुझे माफ कर दो। मेरी ही परवरिश में कोई कमी हो गई होगी कि ये लड़का ऐसा बेशरम और बदचलन बन गया। हे भगवान, क्या करना है इस लड़के का? ये हम दोनों का महत्व समझेगा। हे अन्नपूर्णा माता, आप ही कोई आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पति मेरे खाने से संतुष्ट हो जाएं और हमें छोड़कर कहीं और न जाएं। विद्या के चूल्हे के सामने एक मसाले का डब्बा प्रकट हो जाता है और चूल्हे से आवाज आती है, विद्या, खाने में इस मसाले का 1 चुटकी डालो और अन्नपूर्णा माँ का जादू देखो। विद्या और मनोज की माँ हाथ जोड़कर चूल्हे से जादू मसाला ले लेते हैं। विद्या खुशी से खाना बनाती है और उसकी खुशबू से मनोज की माँ भी बहुत खुश हो जाती है। वो मनोज बहुत लेट आया और आते ही बोला, मैं 1 हफ्ते के लिए ऑफिस वालों के साथ एक बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ। सुबह जल्दी निकलना है, इसलिए अब मैं सो रहा हूँ। पर मनोज, खाना? मैंने खा लिया है। मैं सुबह 5 बजे निकल जाऊंगा तो मुझे सुबह भी कुछ नहीं खाना। विद्या और मनोज की माँ उदास हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था अब आखिरकार मनोज उनके हाथ का खाना खाकर खुश हो जाएगा। दूसरी सुबह, इससे पहले कि विद्या और मनोज की माँ उठ पाते, मनोज घर से निकल चुका था। अब उन्हें अपने जादू मसाले का कमाल देखने के लिए
1 हफ्ते का इंतजार करना था। रात का बचा हुआ खाना विद्या ने अपने पड़ोसियों को थोड़ा थोड़ा दे दिया। विद्या, ये कौन से होटल का खाना दिया तुमने? मेरे बच्चे तो अपनी उंगलियां चाटते रह गए। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने तो इतना अच्छा खाना आज तक नहीं खाया विद्या बहन। ये कोई होटल नहीं, मेरे अपने हाथों से बना हुआ खाना है। मेरी मानो तो तुम एक होटल ही खोल लो, लोगों की लाइन लग जाएगी। बिल्कुल खोल लो एक होटल विद्या, गांव वाले चट कर जाएंगे तुम्हारा खाना। विद्या खुश होकर अपनी सास को सताने आती है। दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं। अब विद्या जब भी खाना बनाती थी, पूरा गांव उसकी खुशबू से मोहित हो जाता था। कितने लोग उसके घर खाना चखने आए और सब ने विद्या को यही बोला कि उसे एक होटल खोल लेना चाहिए। आखिरकार सास बहू ने सोचा कि घर के आगे एक छोटा सा ठेला खोल सकते हैं। उन्होंने 2 ही दिन में एक ठेला खोल लिया और उनके ठेले के आगे गांव वालों की लाइन लगी होती थी। माँ, मनोज को गए हुए 1 हफ्ते हो गए। आज भी वापस आकर हमारे हाथ का खाना खाएंगे तो कितने खुश हो जाएंगे। मैं तो उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ बेटी, मैं भी उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब मनोज घर आएगा और खाना खाकर तुम्हारी तारीफ करेगा। मनोज आता है और रोने लग जाता है। विद्या और मनोज की माँ उसे देखते रहते हैं। फिर मनोज थोड़ी देर में बात करना शुरू करता है। मुझे माफ कर दो विद्या, माँ मुझे माफ कर दो। क्या आपको? आप किस बात की माफी मांग रहे हो? बेटा क्या हो गया? माँ, विद्या, मैं किसी बिजनेस ट्रिप पे नहीं बल्कि प्रियंका के साथ चुपके से शादी करने गया था। मैंने सोचा था कि उसके साथ 1 हफ्ता रहूंगा, फिर हम दोनों कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। बेशरम, तू ऐसा सोच भी कैसे लिया? उस प्रियंका ने मुझे अच्छा खाना खिलाने के चक्कर में सुबह दोपहर शाम होटल से खाना मंगवा के मेरा पूरा वॉलेट खाली कर दिया। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, फिर भी उसने एक बार भी मुझे घर का खाना नहीं खिलाया। मैं उसके साथ 7 दिन रहकर बहुत पछता हूँ। मुझे माफ कर दो विद्या। नहीं करेंगे हम तुम्हें माफ। तू क्या सोचता है तू खुद भी कर लेगा और हम चुपचाप तुझे माफ कर देंगे? विद्या बिना कुछ बोले बस रो रो दोनों की बातें सुन रही थी। थोड़ी देर में विद्या बोली, मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए मनोज, और तुमने इतनी आसानी से किसी और से शादी करने का सोच लिया। मैं फिर कभी तुम्हारे खाने की बुराई नहीं करूंगा विद्या, बस मुझे माफ कर दो इस बार। विद्या और मनोज की माँ ने मनोज को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और जाते हुए मनोज अपने घर के आगे लगे खाने के ठेले पर लगी लाइन देखकर दंग रह गया। मनोज ने अपने घर के आगे लगी लाइन देख के खाना चखने का सोचा और वो खाना खाकर दंग रह गया। ये खाना जो उसकी बीवी ने बनाया था वो हर होटल के खाने से अच्छा था। विद्या और उसकी सास मिलकर जादुई मसाले की मदद से गांव के बड़े नामी होटल बन गए और मनोज शहर में कहीं अकेले बैठ के अपनी किस्मत को कोसता रहा।